Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with unit 5 of the chapter Print Culture and the Modern World, that is the 19th century. So before the 19th century जो भी events हुए थे जिससे print जो है वो influence हुआ था, वो सारे हम पहले की unit 1 से लेके 4 unit तक हम देख चुके हैं किस तरीके से प्रिंट इनिशियली स्टार्ट हुआ था. वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, देन क्यूटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस आई. फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे रिलीजन को लेके कुछ डिबेट्स हुए और हमने लास्ट पार्ट में ही देखा था ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड प्रिंट हैज़ कम, राइट. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द 19th century. The 19th century saw vast leaps in mass literacy in Europe. तो क्या होता है, लिटरेसी के रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं यूरोप के अंदर, ब्रिंगिंग इन लार्ज नंबर ऑफ़ न्यू रीडर्स अमंग चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर्स. और बहुत सारे रीडर्स जो है चिल्ड्रन वुमेन्स और वर्कर्स जो है वो रीड करने लग जाते हैं क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ जाता है. पढ़ लिख गए हैं तो अब किताबें तो पढ़ेंगे ही, ठीक है. चिल्ड्रन वर्कर्स एंड वुमेन, तो चिल्ड्रन वर्कर्स और वुमेन का क्या स्टेटस है दैट विल सी. एज प्राइमरी एजुकेशन बिकम कंपल्सरी, प्राइमरी एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है वो कंपल्सरी कर दी गई थी लेट 19th सेंचुरी में. चिल्ड्रन बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स, तो चिल्ड्रन जो थे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स बन गए थे. प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स बिकेम क्रिटिकल फॉर पब्लिशिंग इंडस्ट्री, जो पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़ थी स्कूल टेक्स्ट बुक जो है वो पब्लिश करने लग गई थी, तो स्कूल टेक्स्ट बुक का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लग गया था. अ चिल्ड्रंस प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन, और एक चिल्ड्रन प्रेस जो है वो बन गई थी, मतलब एक ऐसी प्रेस जो सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन से रिलेटेड लिटरेचर को छापा करेगी. वो सेटअप इन फ्रांस इन 1857 में फ्रांस में सबसे पहले वो आई थी. दिस प्रेस पब्लिश्ड न्यू वर्क्स, इस प्रेस ने, जो प्रेस होती थी नए नए काम को पब्लिश करती थी, पुरानी फेरी टेल्स को पब्लिश करती थी, फोक टेल्स को पब्लिश करती थी. द ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी, जो ग्रिम ब्रदर्स थे ये जर्मनी के थे, इन्होंने बहुत साल बिताए थे कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फोक टेल्स गैदर्ड फ्रॉम पीजेंट्स. इन्होंने जो पीजेंट्स थे गांव गांव जाके, ठीक है, पीजेंट्स से कुछ कहानियाँ, कुछ फोक टेल्स जो पीजेंट्स को पता होती थी ट्रेडिशनल, ठीक है, वो जो है उन्होंने सुनी और व्हाट दे कलेक्टेड वाज एडिटेड, और जो उन्हें पता चला जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने उससे प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया था. तो प्रिंट करने से पहले उन्होंने उसमें से कुछ चीज़ें एडिट की थी बिफोर द स्टोरीज़ वर पब्लिश्ड. कुछ चीज़ें जो हैं उन्होंने उस पर एडिट किया था, कहीं पे लैंग्वेज को एडिट किया था, कहीं पे कोई स्टोरी जो है उसके अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो उनको एडिट किया था. एनीथिंग दैट वाज कंसिडर्ड अनसूटेबल फॉर चिल्ड्रन, ऐसी चीज़ें जो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है या फिर वो वल्गर अपीयर हो टू द एलाइट्स, वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश्ड वर्जन में वो इंक्लूडेड नहीं थी. रूरल फोक टेल्स डैज एक्वायर्ड अ न्यू फॉर्म, तो जो रूरल फोक टेल्स थी, जो गाँव में कहानियाँ हुआ करती थी, उनका एक नया तरीका आ गया था. मतलब कहानियाँ तो वही थी पर कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत चेंज हो गई थी क्योंकि उसमें से कुछ कंटेंट जो है हटा दिया गया था. इन दिस वे प्रिंट रिकॉर्डेड ओल्ड टेल्स बट ऑल्सो चेंज देम. तो प्रिंट से क्या हुआ, प्रिंट से कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें जो ओल्ड थी, चीज़ें टेल्स जो थी वो सामने तो आई पर कहीं ना कहीं वो थोड़ी बदल भी गई. जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि कुछ चीज़ें एडिटेड हुई. सिमिलरली जो हमारे भी कुछ ऐसे टेक्स्ट है, सेकर टेक्स्ट है जो एडिट होके हम लोगों को पता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें सच में पता है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें नहीं पता है बिकॉज दे आर बीइंग चेंज्ड बाय सर्टेन राइटर्स. उन्होंने मिर्च मसाला डाल के कुछ चीज़ों को लिख दिया है, ठीक है, इन आर रियल लाइफ एज वेल, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें भी हैं, तो वो उस टाइम पे भी होनी स्टार्ट हो गई थी. वेमेन बिकेम इम्पॉर्टेंट रीडर्स एज वेल एज राइटर्स, जो वेमेन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रीडर्स और राइटर्स दोनों बन गई थी. पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मेंट फॉर वुमेन. पेनी मैगजीन्स मतलब बहुत छोटी छोटी मैगजीन्स जो है वो वुमेन के लिए ही बनती थी. एज वर्ड मैनुअल्स टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर, और वो मैनुअल्स होती थी वो ऐसी क्या होती थी कि वो क्या सिखाती थी, प्रॉपर बिहेवियर, कि अच्छे से कैसे बिहेव करना है, हाउस कीपिंग, घर में कैसे ध्यान रखना है, बच्चों का कैसे ध्यान रखना है, घर को कैसे साफ रखना है. व्हेन नॉवेल्स बिगैन टू बी रिटन इन 19th सेंचुरी, जब जो नॉवेल्स ऐसी लिखी जाने लग गई तो विमेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रीडर्स बन गई. और कुछ विमेन्स जो थी वो बहुत अच्छी नॉवेलिस्ट भी थी, जैसे कि जैन ऑस्टन, द ब्रॉन्ट सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट, राइट. देयर राइटिंग्स बिकेम इम्पॉर्टेंट इन डिफाइनिंग अ न्यू टाइप ऑफ वुमेन. इनकी राइटिंग्स इंपॉर्टेंट बन गई, इन्होंने एक नई वुमेन को
दिखाया, एक नई तरीके से वुमेन को दिखाया। अ पर्सन विद विल, एक ऐसी इंसान जिसकी एक इच्छा हो कुछ करने की, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ हो उसकी पर्सनालिटी में, डिटर्मिनेशन हो और पावर हो अच्छे से सोचने की, सही गलत को परखने की। तो यहाँ पे ये जो 3 नाम लिए गए हैं ये इम्पॉर्टेंट है कि इनकी क्या क्या नॉवेल्स थी, व्हाट आर द 3 इम्पॉर्टेंट डिफाइनिंग नेम्स ऑफ वुमेन, और ये मतलब क्या क्या था, इन्होंने किस टाइप की वुमेन को डिफाइन किया था। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लेंडिंग लाइब्रेरीज हैड बीन इन एग्जिस्टेंस। जो लेंडिंग लाइब्रेरीज थी, लेंडिंग लाइब्रेरीज मतलब ऐसी लाइब्रेरीज जो बुक्स को इशूज़ करती हैं, वो एग्जिस्टेंस में आ गई थी 17th सेंचुरी के बाद से। 19th सेंचुरी में लेंडिंग लाइब्रेरीज इंग्लैंड में बिकेम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एजुकेटिंग वाइट कॉलर वर्कर्स। मतलब ये एक टाइप के वर्कर्स थे, इन्हें एजुकेट करने के ये एक इंस्ट्रूमेंट से बन गई थी लेंडिंग लाइब्रेरीज, क्योंकि ये लोग खरीद तो सकते नहीं थे, तो ये लाइब्रेरी से इशू करवा लिया करते थे बुक। आर्टिसंस एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल एज वेल। समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास रोड फॉर देमसेल्व्स। कभी कभार जो ऐसी एजुकेटेड जो वर्किंग क्लास पीपल, जो मिडिल क्लास लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने भी अपने बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर द वर्किंग डे, जब उनका पूरा एक दिन कंप्लीट हो जाता था काम का, was gradually shortened from the mid 18th century. Workers had some time for improvement and self expression. तो वर्किंग आवर्स उनके थोड़े कम हो गए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ काम जो है, कुछ टाइम जो है अपना, वो अपनी खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे और सेल्फ एक्सप्रेशन पे यूटिलाइज किया। दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स, ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर। तो उन्होंने कुछ पॉलिटिक्स के बारे में लिखा और काफ़ी सारी ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर के अंदर। फर्दर इनोवेशंस, फिर और भी कुछ इनोवेशंस हुए, जैसे कि 18th सेंचुरी तक प्रेस आ गई थी। प्रेस जो है वो मेटल की आ गई थी। 19th सेंचुरी तक काफ़ी सारे इनोवेशंस हुए थे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। मिड 19th सेंचुरी तक रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क हैड परफेक्टेड द पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिलेंड्रिकल प्रेस बना दी थी और उसके सिस्टम को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पावर बहुत परफेक्ट कर दिया था उस सिस्टम को। दिस वॉज केपेबल ऑफ 8000 शीट्स पर आवर। और इससे 1 घंटे के अंदर जो है 8000 शीट्स जो है वो छापी जा सकती थी। दिस प्रेस वॉज पर्टिकुलरली यूज़फुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर जो है उसे प्रिंट करने के लिए ये था, और ये नाम आपको पता होने चाहिए। देखो हिस्ट्री के चैप्टर्स में आपको नेम्स तो पता ही होने चाहिए सारे, ठीक है, क्योंकि आपके चैप्टर्स बहुत बड़े हैं। तो इस चैप्टर में मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको डेट्स भी पता होने चाहिए, बट नेम्स तो एटलीस्ट पता होने चाहिए, और डेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। In the late 19th century, the offset press was developed, which could print up to 6 colors at a time. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कलरफुल प्रेस भी आने लग गई। पहले तो ब्लैक एंड वाइट होता था, अब कलरफुल होने लग गया कि 6 कलर्स एक टाइम पे आप प्रिंट कर सकते हो। फिर 20th सेंचुरी जब तक आई, तब तक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस आ गई थी, मतलब बिजली से चलने जैसी वाली प्रेसेस आ गई थी। अ सीरीज़ ऑफ अदर डेवलपमेंट्स फॉलोड, और आगे और भी सीरीज़ ऑफ डेवलपमेंट्स जो है वो चलती जा रही थी। Methods of feeding paper improve. Methods of feeding paper improve the quality of plates became better. तो क्या हो गया था कि पेपर की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी पहले से कंपैरिजन में। ऑटोमेटिक पेपर रील्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस्ड। अब क्या हुआ था, ऑटोमेटिक पेपर रील्स आने लग गई थी, और जो फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स होता था कि कलर जो है कलरफुल प्रिंट जो है वो आने लग गए थे। द अक्यूमुलेशन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल मशीन मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट ट्रांसफॉर्म द अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट। और ऐसे बहुत ज़्यादा मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट्स हुए जिसकी वजह से जो अपीयरेंस था प्रिंटेड टेक्स्ट का, कि प्रिंटेड टेक्स्ट जैसा पहले दिखता था अब जो है वो चेंज हो गया है। Printers and publishers continuously develop new strategies. जो प्रिंटर्स थे, जो पब्लिशर्स थे, वो हमेशा कंटिन्यूसली जो है नई नई स्ट्रैटेजीज डेवलप करते थे अपना प्रोडक्ट बेचने के। 19th सेंचुरी में पीरियोडिकल सीरियलाइज्ड इंपॉर्टेंट नॉवेल्स विच गेव बर्थ टू अ पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग नॉवेल्स। 19th सेंचुरी में और क्या हुआ था कि कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉवल जो है वो भी मार्केट में आने लग गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लग गई थी। 1920s में इंग्लैंड में
पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड इन चीप सीरीज़, पॉपुलर वर्क जो है वो चीप सीरीज़ के फॉर्म में, जैसे कि कॉल्ड द शिलिंग सीरीज़। तो अब क्या होता था कि पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसी सीरीज़ में जो है वो चीज़ें बिकने लग गई थी। और पॉपुलर वर्क्स मतलब लोगों के काम, कि लोग क्या काम करते हैं। जैसे अगर किसी ने लिख दिया कि एक वर्कर का क्या डे होता है, पूरे दिन हम क्या करते हैं, जैसे आजकल के टाइम में व्लॉग होता है, तो पहले वर्कर्स जो है वो चीज़ें लिख दिया करते थे। तो ऐसी कुछ सीरीज़ वगैरह होती थी, तो वो ये नहीं बताती हमारी डेली लाइफ में क्या है, बट वो ये बताते थे कुछ लोग कि वर्कर्स की कैसी ज़िंदगी होती है, आर्टिसंस की कैसी ज़िंदगी होती है, पीजेंट्स की कैसी ज़िंदगी होती है, राइट। तो वैसे ही शिलिंग सीरीज़ थी। द डस्ट कवर और द, अब ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले इंग्लैंड में था ये। द डस्ट कवर और द बुक जैकेट इज़ ऑल्सो 20th सेंचुरी इनोवेशन, 20th सेंचुरी का इनोवेशन डस्ट कवर और बुक जैकेट भी है। विद द ऑनसेट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन 1930s, 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, जब पूरा वर्ल्ड जो है वो मतलब सफ़र कर रहा था फ्रॉम यू नो उससे, गरीबी से सफ़र कर रहा था वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो पब्लिशर्स फियर अ डिक्लाइन इन बुक परचेज, पब्लिशर्स को दिख रहा था कि अब भाई लोगों के पास खाना खाने के पैसे नहीं है, तो वो बुक कहाँ खरीदेंगे। तो टू सस्टेन बाइंग, तो वो चाहते थे कि लोग खरीदते रहे। दे बॉट आउट चीप पेपर बैक एडिशंस, वो सस्ते सस्ते चीप जो है मतलब अच्छी क्वालिटी के पेजेस यूज़ नहीं करते थे, बेकार क्वालिटी के पेजेस यूज़ करते थे और सस्ते में बेचा करते थे छोटे छोटे एडिशंस। कि अगर कोई एलीट क्लास का है तो उसके पास अब थोड़े पैसे फालतू होंगे किसी एक पर्टिकुलर पीजेंट से, तो है ना। और अगर कोई आर्मी में है, ठीक है, उससे तो उसकी फैमिली से ज़्यादा पैसे होंगे एलीट के पास, तो एटलीस्ट वो एलीट तो बुक खरीदेगा, तो कोई ना कोई तो खरीदेगा बुक, इसलिए। उसके बाद अब देखो यहाँ से यहाँ तक ना हम एक पार्ट कवर कर चुके हैं। दाते हमने प्रिंट को देखा पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, कि पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में क्या क्या चल रहा था जब प्रिंट आया था। अब हम देखेंगे कि इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, प्रिंट के आने से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और आगे की यूनिट्स में हम ज़्यादातर इंडिया का ही पार्ट देखेंगे। आई थिंक दिस चैप्टर विल टेक ओनली 2 more वीडियोज़, बाकी मैं देखती हूँ कैसे होता है। तो आते हैं हम इस पे, दैट इज़ India and the world of print. Let us see when printing began in India and how ideas and information were written before the age of print. Age of print से पहले क्या क्या होता था और प्रिंट का इंडिया में आने से कैसे कैसे चीज़ें इन्फ्लुएंस होती है। एंड लेट्स चेंज द कलर एज वेल, ठीक है। ये वाला ट्राई करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, प्रिंट के आने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स का यूज़ किया जाता था। कैसे किया जाता था, वी विल सी इट। इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स, हमारा जो है बहुत अमीर और बहुत बड़ा ट्रेडिशन है और बहुत पुराना ट्रेडिशन है कि हमारे यहाँ पे हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी, संस्कृत में, अराबिक में, पर्शियन में, एज वेल एज इन वेरियस वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस। वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस मतलब लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गुजरात में ज़्यादातर लोग गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, बट इट्स नॉट ने, तो मतलब पहले के टाइम पे तो यही होता था ना कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आप मराठी ही बोलोगे। अब चीज़ें वैसी नहीं है। तो वैसे वर्नाक्यूलर जो लोकल लैंग्वेजेस होती है, जो एरिया टू एरिया चेंज हो जाती है, वैसी लैंग्वेजेस में भी कुछ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स, जो पाम लीव्स होती हैं उस पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया जाता था या फिर हैंडमेड पेपर के ऊपर मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखा जाता था। पेजेस वर समटाइम्स ब्यूटिफुल इलस्ट्रेटेड, अगेन वहाँ पे वेलम का यूज़ होता था और यहाँ पे हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स का यूज़ करते हैं, पाम लीव्स का यूज़ करते हैं, हैंडमेड पेपर का यूज़ करते हैं। हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखते हैं, है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखते हैं पाम लीव्स का और हैंडमेड पेपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। पेजेस जो है कभी कभार बहुत सुंदर तरीके से इलस्ट्रेट किए जाते थे, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे अच्छे जो है डिज़ाइन बनाए जाते थे। दे वुड बी ईदर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स और स्यू टुगेदर टू इंश्योर प्रिजर्वेशन, क्योंकि ये प्रिजर्व रहे, जल्दी से ख़राब ना हो जाए, तो या तो 2 पेजेस को आपस में स्टिच कर दिया जाता था, स्यू कर दिया जाता था, या फिर जो वुडन लकड़ी के जो कवर होते हैं उसके अंदर इसको रखा जाता था, कि लकड़ी के जो डब्बे होते हैं उसके अंदर ऐसे पेजेस को प्रिजर्व करके ऊपर से फिर बॉक्स ढक दिया, ऐसे रखा जाता था। Manuscripts continued to be produced till well after the introduction of print to the late 19th century. जब लेट 19th सेंचुरी तक भी, और जब तक प्रिंट जो है इंडिया के अंदर आ गया था उसके बाद भी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो प्रोड्यूस होते थे। क्यों होते थे, जैसा कि देखो हमने पहले देखा था, पहले भी जब हैंड रिटन चीज़ों की डिमांड थी, जबकि प्रिंट आ चुका था,
सिमिलरली यहाँ पे भी एकदम से प्रिंट आते ही एक्सेप्ट नहीं हो गया था, यहाँ पे भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स यूज़ की जाती थी। बट यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे। क्या थे? हाईली एक्सपेंसिव, फ्रेजाइल, दे हैड टू बी हैंडल्ड केयरफुली एंड दे कुड नॉट बी रेड ईजिली एज स्क्रिप्ट वॉज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल। तो हर एक राइटर का अपना अलग अलग स्टाइल होता है, जिसने कुछ लिखा है उसका अलग स्टाइल होता है, तो अलग अलग स्टाइल में लिखी जाती थी स्क्रिप्ट, तो हर कोई आसानी से नहीं पढ़ पाता था। जैसे कि अब आपकी मैम है, वो जब आपकी आंसर शीट्स चेक करती हैं, नोटबुक चेक करती हैं, तो आपको भी तो उन्हें भी मतलब कुछ बच्चों की राइटिंग समझ आती होगी, किसी की समझ में नहीं आती होगी। तो सिमिलरली लोगों को भी अलग अलग स्टाइल से लोगों ने मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी होती थी, तो उन्हें समझ नहीं आती थी। सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर नॉट वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। तो रोज़ जो है डेली लाइफ में मैन्यूस्क्रिप्ट्स का यूज़ नहीं होता था। इवन दो प्री कॉलोनियल बंगाल हैड डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल, स्टूडेंट्स वेरी ऑफन डिड नॉट रीड टेक्स्ट। तो देखो, जो प्री कॉलोनियल बंगाल था, मतलब जब हम कॉलोनी बने थे उसकी, ब्रिटेन की, उससे पहले जो बंगाल था वहाँ पे बहुत सारे ऐसे विलेज थे प्राइमरी स्कूल्स के जहाँ पे दे ऑफन डिड नॉट रीड टेक्स्ट, वो किताबों को नहीं पढ़ते थे। दे ओनली लर्न टू राइट, वो सिर्फ और सिर्फ लिखना सीखते थे। टीचर्स डिक्टेटेड पोर्शन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम मेमोरी, जो टीचर्स थे उन्हें जो चीज़ें याद रहती थी वो सिर्फ उसे अपनी मेमोरी से, अपने दिमाग से, उनके माइंड में जो होता था वो उससे डिक्टेट करते थे, स्टूडेंट्स उसे लिखते थे। मैनी दस बिकेम लिटरेट इवन विदाउट एवर एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड्स ऑफ टेक्स्ट। तो ऐसे लोग जो है काफ़ी सारे ऐसे होते थे जो लिटरेट बन गए, पढ़े लिखे बन गए, जबकि उन्होंने एक्चुअली में कोई भी टेक्स्ट रीड नहीं किया था। तो ऐसे देखो, यहाँ पे तो उन्होंने लिखना सीख लिया, बट जब लिखना भी नहीं आता था लोगों को, तब भी तो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज जब ट्रांसफ़र होती थी तो वो सब ओरली होती थी। ठीक है, कि टीचर भी आपको बोल बोल के पढ़ा रहा है और आप भी उसको सिर्फ सुन के ध्यान में याद रख रहे हो। प्रिंट कम्स टू इंडिया। अब प्रिंट जो है वो इंडिया में आ जाता है। इससे पहले हमने क्या देखा कि प्रिंट के आने से पहले इंडिया में क्या हुआ था। अब हम क्या देख रहे हैं कि प्रिंट जो है वो इंडिया के अंदर आ चुका है। द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विथ पोर्टुगीज़ मिशनरीज। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रिंटिंग प्रेस कैसे आई इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले वो गोवा के अंदर आई थी पोर्टुगीज़ मिशनरीज के थ्रू मिड 16th सेंचुरी में। जोसेफ प्रीस्ट लर्न कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल ट्रैक्ट्स। तो जो जोसेफ प्रीस्ट थे, इन्होंने कोंकणी लैंग्वेज को लर्न किया था और काफ़ी सारे ट्रैक्ट्स जो है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिंट करी थी, काफ़ी सारी स्टोरीज प्रिंट करी थी। बाय 1674 के टाइम पे अबाउट 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटेड। 50 बुक्स जो है वो छप चुकी थी कोंकणी में और कन्नड़ा लैंग्वेज में। कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक इन 1579 एट कोचिन। जो कैथोलिक प्रीस्ट, देखो ये सारी बुक्स का नाम ना इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, ठीक है, MCQ में पूछ लेते हैं। तो जो कैथोलिक प्रीस्ट थे, उन्होंने पहली तमिल बुक जो है वो 1579 में कोचिन में छापी थी और 1713 में द फर्स्ट मलयालम बुक वॉज प्रिंटेड बाय देम। उन्होंने पहली मलयालम बुक को प्रिंट किया था। बाय 1710 710 में डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज हैड प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट, मैनी ऑफ देम ट्रांसलेशंस ऑफ ओल्डर वर्क्स। तो उनके पुराने काम के जो है उन्होंने 32 जो है टेक्स्ट अपने तमिल टेक्स्ट में उन्होंने प्रिंट की थी अपनी चीज़ें। कुछ तो ऐसी थी जो पुरानी थी और कुछ जो थी वो नई थी। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे कम्युनिकेशन का एक तरीका देने के लिए जो फॉरेनर्स थे, जो चर्च के कुछ लोग थे, कुछ डच के थे, कुछ पोर्चुगीज़ थे, उन्होंने हमारे यहाँ की लैंग्वेज लर्न करके प्रिंट इंडिया में करना स्टार्ट किया था। द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया टिल क्वाइट लेट, even though the English East India Company began to import presses from the late 17th century. लेट 17th सेंचुरी आते आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया के अंदर अपनी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो लेकर आती थी, इंपोर्ट करती थी। पर तब भी जो प्रेस जो है वो इंडिया में कोई इतनी जल्दी ग्रो नहीं करती थी, काफ़ी टाइम लगा था प्रिंट को इंडिया के अंदर भी एक्सेप्ट होने के। फ्रॉम 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी बिगैन टू एडिट द बंगाल गैज़ीट। अभी बंगाल गैज़ीट क्या है, तो ये एक वीकली मैगज़ीन का नाम है,
ठीक है, दैट डिस्क्राइब्ड इटसेल्फ एज अ कमर्शियल पेपर अपॉन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। जो क्या था, एक कमर्शियल पेपर था जो ओपन टू ऑल है। ओपन टू ऑल मतलब जो हर कोई पढ़ सकता है, बट इन्फ्लुएंस बाय नन, कि मतलब जो इस हिक्की को छापना है वो यही छापता है। सो इट वॉज प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज, ये एक प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज थी, प्राइवेट कंपनी थी, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के, क्योंकि ये ऑगस्टस हिक्की की थी और ये इंग्लैंड की थी। प्राउड ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम colonial influence that began English printing in India, और इन्होंने जो है प्रिंटिंग इंडिया में स्टार्ट कर दी थी करनी। हिक्की पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट, इन्होंने काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स जो है वो पब्लिश किए थे, इंक्लूडिंग दोज दैट रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ स्लेव्स। तो इन्होंने ऐसे भी किए थे जिसमें इन्होंने इम्पोर्ट करना और सेल करना स्लेव्स की, ये सब कुछ भी इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में किया हुआ है। बट ही ऑल्सो पब्लिश अ लॉट ऑफ गॉसिप्स। पर इसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी सारे काम ब्रिटिशर्स के लिए तो किया, बट इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने पब्लिश कर दी काफ़ी सारी गॉसिप अबाउट द कंपनी सीरियल ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स इन इंडिया। तो जो ब्रिटिशर्स के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स थे, तो उनकी सीनियर ऑफिशियल्स थे, उनकी डेली लाइफ की कुछ गॉसिप्स, उनके घर में कोई बात हो जाती थी और वो हिक्की के साथ डिस्कस कर दिया करते थे। तो इन्होंने ये क्या करते थे, ये लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए न्यूज़पेपर में छाप देते थे, मैगजीन में छाप देते थे। और इनकी मैगजीन कौन सी थी, बंगाल गेज़ीट, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ थे हम? हाँ, enraged by this, Governor General Warren Hastings persecuted Hickey, इन्होंने हिक्की को persecute करा दिया, and encouraged the publication of officially sanctioned newspaper that could counter the flow of information that damaged the image of colonial government। तो उन्होंने कहा कि जो colonial government है, इसकी image को कोई भी ऐसी information जो डैमेज कर रही हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है उसे प्रिंट नहीं करना है। बाय द क्लोज ऑफ द 18th सेंचुरी के क्लोज होने तक अ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स जर्नल्स अपीयर्ड इन प्रिंट, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स, काफ़ी सारे जर्नल्स जो है वो प्रिंट के अंदर अपीयर होने लग गए। देयर वर इंडियंस टू हु बिगान टू पब्लिश इंडियन न्यूज़पेपर्स, और ऐसे और काफ़ी सारे इंडियंस भी थे जो इंडियन न्यूज़पेपर्स पब्लिश करना जिन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। द फर्स्ट टू अपीयर वॉज द वीकली बंगाल गेज़ीट बॉट बाय गंगाधर भट्टाचार्य हु वॉज क्लोज टू राम मोहन रॉय। तो गंगाधर भट्टाचार्य जो है, जो राम मोहन रॉय के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, इन्होंने पहला जो है वीकली न्यूज़पेपर चलाया। अब देख लो, ये भी बंगाल गेज़ीट है और ये भी बंगाल गेज़ीट है, डोंट बी कंफ्यूज। दिस वन वॉज, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए सवाल पूछ लेते हैं। ये वाला जो बंगाल गेज़ीट था, ये हिक्की पब्लिश करते थे, और ये एक वीकली मैगज़ीन थी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बंगाल गेज़ीट है, ये किसने पब्लिश किया था, गंगाधर भट्टाचार्य जी ने। ठीक है, और ये क्या था, ये वीकली न्यूज़पेपर है। ठीक है, ऊपर वाला वीकली मैगज़ीन थी और नीचे वाला वीकली न्यूज़पेपर है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारी 7th यूनिट पे, दैट इज़ रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। कि ऐसे रिलीजियस रिफॉर्म्स, पब्लिक डिबेट्स, लाइक रिलीजियस, क्या रिलीजियस को भी प्रिंट ने कुछ हिंडर किया या कैसे कैसे? तो देखो, जैसे कि इंडिया, फॉरेन में भी, यूरोप में भी जो है प्रिंट की वजह से रिलीजन में काफ़ी सारे कुछ चीज़ें हुई थी। सिमिलरली इंडिया में भी ये सारी चीज़ें हुई हैं। कैसे हुई, क्या हुई, हम अब यही समझने वाले हैं। तो फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी, एज यू नो, देयर वर इंटेंस डिबेट अबाउट रिलीजियस इशूज़। तो अर्ली 18th सेंचुरी में रिलीजन को लेके काफ़ी सारे रिलीजियस डिबेट्स जो है वो होते रहते थे। डिफरेंट ग्रुप्स confronted the changes happening with the colonial society in different ways and offered a variety of new interpretations of the belief of different religions। तो ऐसा होने लग गया था कि अलग अलग जो ग्रुप्स थे, उन्होंने कहा था कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर, कॉलोनियल सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस हो रहे थे, तो चेंजेस हो रहे हैं उसको देखते हुए लोगों ने अपना ही कुछ नए चीज़ें इंटरप्रेट करने लग गए, और उनके जो बिलीफ थे रिलीजन को लेके, अलग अलग रिलीजन को लेके, वो बदलने लग गए।
सम क्रिटिसाइज्ड एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो प्रैक्टिसेस हो रही थी फॉलो उनके खिलाफ थे, उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, उनके खिलाफ कैंपेन करते थे और चाहते थे कि रिफॉर्म हो जाए, चेंज हो जाए। वाइल अदर्स काउंटर्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ रिफॉर्मर्स, और कुछ ऐसे होते थे जो कहते थे कि नए बदलाव नहीं होना चाहिए। दीज डिबेट्स वर कैरिड आउट इन पब्लिक एंड इन प्रिंट, और यही डिबेट जो है वो पब्लिकली भी चलती रहती थी और प्रिंट में भी। प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर्स नॉट ओनली सेपरेटेड द आइडियाज़, प्रिंटेड ट्रैक्ट्स जो होते थे प्रिंट होने से, और जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें लोग अपना ओपिनियन छापा करते थे, पब्लिश कर दिया करते थे, तो उससे नए नए आइडियाज़ तो स्प्रेड हुए थे। उसके साथ साथ दे शेप द नेचर ऑफ डिबेट, उसके साथ साथ इन सारी चीज़ों ने डिबेट को भी लीड कर दिया था। अ वाइडर पब्लिक कुड नाउ पार्टिसिपेट इन दीज पब्लिक डिस्कशंस एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज़, और अब जो है बहुत ज़्यादा पब्लिक जो है, काफ़ी सारी पब्लिक जो है वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकती है, पब्लिक डिस्कशंस में पार्ट ले सकती है। बिकॉज ऑफ प्रिंट न्यू आइडियाज़ इमर्ज्ड थ्रू दीज क्लैशेज ऑफ ओपिनियन, और नए नए आइडियाज़ जो है वो आ रहे थे, इमर्ज हो रहे थे, लोगों की ओपिनियन पता चल रहे थे और लोगों के ओपिनियन में क्लैशेस भी आ रहे थे। दिस वॉज इंटेंस टाइम ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज, ये कॉन्ट्रोवर्सीज का इंटेंस टाइम्स था सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बीच में, सोशल रिफॉर्मर्स और जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे उनके बीच में। क्योंकि सोशल रिफॉर्मर्स थे, रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो थे कुछ ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि चीज़ें बदली जाएं, और कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ऐसे थे जो चाहते थे कि चीज़ें बदली जाएं, जैसे कि हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ओवर मैटर्स लाइक विडो immolation, monotheism, Brahmanical priesthood, and idolatry. In Bengal, as the debate developed, tracts and newspapers proliferated, circulating a variety of arguments. तो क्या ये जो कुछ ऑर्थोडॉक्सी लोग थे, जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो इस चीज़ के, जो विडो इमोलिटेशन के खिलाफ होते थे, ठीक है, बट कुछ रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऐसे थे जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, जो ऑर्थोडॉक्स थे बेसिकली, वो नहीं चाहते थे कि ये रिफॉर्म्स हो, जो मोनोथिज्म के साथ थे, वो कहते थे कि जो चलता आ रहा है वो चलने दो, ये चीज़ें जो हो रही है इन्हें होने दो, तो ऐसी चीज़ों को वो सपोर्ट करते थे कि ये चेंज नहीं होनी चाहिए। बंगाल के अंदर भी डिबेट जो है वो ऐसे डेवलप हुई न्यूज़पेपर्स और ट्रैक्ट्स की वजह से, और काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो सर्कुलेट होने लग गए थे। टू रीच अ वाइडर ऑडियंस द आइडियाज़ वर प्रिंटेड, अब किसी एक पर्टिकुलर इंसान को चाहता है कि उसका जो ओपिनियन है, जो वो कहना चाहता है, वो 1000 लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, वो क्या करते थे, प्रिंट कर देते थे ऐसी लैंग्वेज में जो एवरीडे स्पोकन है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, राम मोहन रॉय published Sambat Kumudi from 1821 and the Hindu Orthodoxy commissioned the Samachar Chandrika to oppose his opinion. तो जो राजा राम मोहन रॉय थे, इन्होंने क्या किया था, कि इम्पॉर्टेंट है बेटा, इन्होंने क्या किया था, संबाद कुमुदी 1821 में इन्होंने पब्लिश की थी, और इनके ओपोज में, इनको ओपोज करने के लिए जो कुछ हिंदू ऑर्थोडॉक्सीज थे उन्होंने समाचार चंद्रिका की थी, और जो जो राजा राम मोहन कहते थे ये उसके खिलाफ लिखते थे, कि वो कह रहे हैं कि सती प्रथा बंद होनी चाहिए, राजा राम मोहन रॉय ये कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम जो इतने सालों से फॉलो करते आ रहे हैं वहीं चलना चाहिए। फ्रॉम 1822 में क्या हुआ था, 2 पर्शियन न्यूज़पेपर्स जो है वो भी पब्लिश होने लग गए थे, जामी जबानमा एंड शमसुल अकबर। इन द सेम ईयर गुजराती न्यूज़पेपर द बॉम्बे समाचार मेड इट अपीयरेंस। अब ये मत बोलना गुजराती है तो बॉम्बे क्यों लिख दिया, ठीक है, उनका मन था बॉम्बे समाचार रखने का तो उन्होंने रख दिया, इसका कोई बॉम्बे से एसोसिएशन नहीं है ये गुजराती न्यूज़पेपर। तो ये नाम जो है, काट क्यों दिया, ये जो नेम्स है ये नेम्स भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। इन नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या हुआ था, द उलमा वर डीपली एंक्शियस अबाउट द कोलैप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज। अभी उलमा क्या होते हैं, लीगल स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम एंड शनेरिया, अ बॉडी ऑफ इस्लामिक लॉ। तो बेसिकली जो इस्लामिक लॉ की जो बॉडी होती है, ऐसे लोग जो मुस्लिम्स होते हैं और वो एक पर्टिकुलर जो चीज़ें चल रही होती हैं उनकी, जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना रखी होती है, ये उसका नाम है, ये काफ़ी ज़्यादा एंक्शियस थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम डायनेस्टीज़ जो है वो कोलैप्स कर जाए। उन्हें ये डर था कि जो कॉलोनियल रूलर्स हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो कहीं इनकरेज ना कर दे कन्वर्जन का, और हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉज है, हमारे जो कुछ लॉज हैं, हम जो चीज़ें इतने सालों से फॉलो करते आ रहे हैं और हम आगे भी करना चाहते हैं, कहीं ये उसे
बदलवा न दें। टू काउंटर दिस दे यूज्ड चीप lithographic presses, published portion and Urdu translation of holy scriptures and printed religious newspaper and tracts। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया ताकि लोग जो है वो थोड़ा जाग उठे कि देखो ऐसे ऐसे हो सकता है, तो ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। The Deoband Seminary, founded in 1867, published thousands upon thousands of fatwas telling Muslim readers how to conduct themselves in everyday lifestyles। तो जो प्रिंट होते थे, काफ़ी सारे फटवास जो है वो प्रिंट होने लग गए थे, ठीक है, थ्रू सर्टेन पर्शियन और उर्दू ट्रांसलेशंस में ये सारी चीज़ें होने लग गई थी, ताकि उन्हें मुस्लिम्स को ये सिखाया जाता था, मुस्लिम लीडर्स को ये एक्सप्लेन किया जाता था कि उन्हें कैसे रोज़ रहना है, उन्हें इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स का मीनिंग समझाया जाता था बुक्स के थ्रू। All through the 19th century, a number of Muslim sects and seminaries appeared, each with a different interpretation of faith। फिर ऐसे भी बहुत आए लोग जो इस पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर भी उन्होंने अपना ओपिनियन देने लग गए कि ये चीज़ ऐसे होती है, मेरा ये मानना है। तो इससे क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ ओपोनेंट्स पे, और उर्दू प्रिंट ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की टू कंडक्ट दीज बैटल्स इन पब्लिक। और क्योंकि ये सारी चीज़ें उर्दू लैंग्वेज में होती थी और सारे मुस्लिम्स को उर्दू आती थी, तो इसलिए ये जो डिबेट थी ये भी चलने लग गई थी। हिंदूज़ के अंदर भी ये डिबेट होने लग गई थी। प्रिंट इनकरेज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट स्पेशली इन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में जो है रिलीजियस टेक्स्ट का प्रिंट होने लग गए थे। और उसके अंदर भी क्या हुआ, कोई अपना, जैसे कि हमने देखा था कैसे जो हमने ऊपर देखा था ना कि कैसे जो वो थे मनोकियो थे शायद, राइट। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो चर्च जो है वहाँ पे देकर आ गए थे अपना बाइबल का इंटरप्रेट किया गया मैसेज, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुई कि लोग जो है अपना ही मैसेज जो है इंटरप्रेट करने लग गए थे। रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास इन 1806 केम आउट फ्रॉम कैलकटा इन 1810। तो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी थी 16th सेंचुरी में, वो बाहर आती है 1810 में। और मिड 19th सेंचुरी तक चीप लिथोग्राफिक एडिशंस फ्लडेड द नॉर्थ इंडियन मार्केट। तो बहुत सस्ते एडिशंस में जो है ये किताबें जो है बिक जाया करती थी। छोटी मोटी किसी भी पब्लिशर ने जो भी उसके ओपिनियन होते थे वो पब्लिश किए होते थे। फ्रॉम 1880s द नवाल किशोर प्रेस एट लखनऊ एंड द श्री वेंकेश्वर प्रेस इन बॉम्बे पब्लिश न्यूमरस रिलीजियस टेक्स्ट इन वर्नाक्यूलर्स। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी वर्नाक्यूलर्स में काफ़ी सारे रिलीजियस टेक्स्ट को जो है पब्लिश किया। In their printed and portable form, these could be easily read by the faithful at any place। और इंसान जो है वो कहीं पे भी उन्हें पढ़ सकता है। They could also be read out to a large group of illiterate men and women। और ये उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन की थी कि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान भी illiterate men या women को ये पढ़ के सुनाए तो उन्हें भी ये चीज़ें समझ में आ जाए। Religious texts therefore reached a very wide circle of people, encouraging discussing debates, controversies within and among different religions। तो ये जो religious texts थे ये लोगों तक सर्क्यूलेट हो रहे थे, और इससे क्या इनकरेज हो रहा था, इससे डिस्कशंस इनकरेज हो रही थी, डिबेट इनकरेज हो रही थी, कंट्रोवर्सीज हो रही थी विद इन रिलीजन, मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर भी कंट्रोवर्सीज हो रही थी, और अमंग डिफरेंट रिलीजन, मतलब दो अलग अलग रिलीजन या अलग अलग रिलीजन्स के बीच में भी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही थी। प्रिंट डिड नॉट ओनली स्टिम्युलेट द पब्लिकेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस अमंगेस्ट कम्युनिटीज़। जो प्रिंट है उसने ना तो सिर्फ ऐसा किया कि कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हुई, बट इट ऑल्सो कनेक्टेड पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंट से सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, प्रिंट से कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट भी हुए, लोग यूनाइट भी हुए। न्यूज़पेपर कन्वेज न्यूज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्रिएटिंग पैन इंडियन आइडेंटिटीज़। एक जगह से जब न्यूज़पेपर पब्लिश होता था, एक जगह की बात, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली है, दिल्ली में कोई चीज़ हुई है और उसकी बात अगर बॉम्बे में पता चल रही है, तो कहीं ना कहीं इंसान को कनेक्टिवनेस का फील होता था कि येस वी ऑल आर इंडियंस, क्योंकि हमें हम अपने ही कंट्री की स्टेट के बारे में पता चल रहा है। देन वी केम टू न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, और इसके बाद ये लास्ट है, एंड देन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस। तो प्रिंटिंग क्रिएटेड एन एपेटाइट फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग। प्रिंटिंग से क्या होता है, एक एपेटाइट बन जाता है अलग अलग तरीके की राइटिंग का। एज मोर पीपल कुड रीड नाउ
they wanted to see their own lives, experience, emotions, relationships reflected in what they read. अब क्योंकि लोग जो है पढ़ने लग गए थे तो वो ये चाहते थे कि जैसा वो फील करते हैं वैसा ही उन्हें उन किताबों को पढ़ के दिखे. द नॉवल लिटरेसी फॉर्म विच हैड डेवलप्ड इन यूरोप आइडियली कैटर्ड टू दिस नीड. और यूरोप के अंदर जो है इस नीड को फुलफिल करने की कोशिश की गई थी. इट सून एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवली इंडियन फॉर्म्स. और इंडियन फॉर्म्स जो है वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होने लग गई थी एंड स्टाइल्स. फॉर रीडर्स इट ओपनड अप न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस. रीडर्स के लिए एक नया वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट हो गया था एंड गिव वाइविड सेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स. और ह्यूमन लाइफ की जो है डाइवर्सिटी लोगों को देखने को मिली. अदर न्यू लिटरेसी फॉर्म्स ऑल्सो एंटर द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग. और भी तरीके के लिटरेसी फॉर्म्स जो है पढ़ने के फॉर्म्स जो है वो आ गए थे. जैसे लिरिक्स हो गए, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, एसेज हो गए किसी सोशल या पॉलिटिकल मैटर से रिलेटेड. इन डिफरेंट वेज दे री इन्फोर्स द न्यू एम्फेसिस ऑन ह्यूमन लाइफ्स. ह्यूमन लाइफ के ऊपर इन्होंने कहीं ना कहीं एक री इन्फोर्स किया. लोगों को समझ में आया इंटरमेट फीलिंग्स अबाउट द पॉलिटिकल सोशल रूल्स दैट शेप्ड सच थिंग्स. तो लोगों को ओपिनियन कहीं ना कहीं एक दूसरे के समझ में आने लग गए थे. बाय द एंड ऑफ द 19th century अ न्यू विजुअल कल्चर वॉज टेकिंग शेप. तो एक नया जो है विजुअल कल्चर जो है वो शेप ले रहा था. विद द सेटिंग ऑफ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस विजुअल इमेजेस कुड बी ईजिली रिप्रोड्यूस इन मल्टीपल कॉपीज. अब क्या हो गया था, अब पिक्चर्स जो है वो भी क्रिएट होने लग गई थी. पिक्चर्स जो है वो भी अब बनने लग गई थी. पेंटर्स जैसे कि राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस्ड इमेजेस फॉर मास सर्कुलेशन. इन्होंने जो है इमेजेस मास सर्कुलेशन के लिए ही प्रोड्यूस करने लग गए थे. पोर वुड इनग्रेवर्स who made wood blocks set up shop near the letter presses and were employed by the print shops. और इससे जो है कुछ पोर्स ऐसे थे जिन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलती है. चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स ईजीली अवेलेबल इन द मार्केट. चीप प्रिंट जो सस्ते प्रिंट होते थे, कैलेंडर्स जो है वो बहुत आसानी से बाज़ार में जो है वो अवेलेबल हो जाया करते थे. कुड बी बॉट इवन बाय द पुअर टू डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर होम. और ये इतने सस्ते होते थे कि लोग जो है जो गरीब भी है वो भी अपने घर की दीवार को सजाने के लिए इसे खरीद सकते थे. दीज प्रिंट्स बिगैन शेपिंग पॉपुलर आइडियाज़ अबाउट मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन. मॉडर्निटी यानी कि मॉडर्न होना, ट्रेडिशन के बारे में ये सारे प्रिंट्स जो है वो भी आइडिया शेप कर रहे थे. रिलीजन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में भी प्रिंट्स जो है वो बता रहे थे. यहाँ पे राजा रवि वर्मा इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेम. लास्ट ईयर सैम्पल पेपर में ये सवाल भी था और ये उनकी पिक्चर है. यही पिक्चर का सवाल था. ठीक है. By the 1870s, caricatures and cartoons were being published in journals and newspapers. journals और newspaper के अंदर caricatures, cartoons जो है वो भी publish होने लग गए थे. Commenting on social and political issues. सोशल और पॉलिटिकल इशूज़ पे भी लोग कमेंट करने लग गए थे इन प्रिंट्स के थ्रू. सम कैरिकेचर्स रिडिक्यूलेटेड द एजुकेटेड इंडियंस फैसिनेशन विद वेस्टर्न टेस्ट एंड क्लोथिंग. कुछ कैरिकेचर्स ऐसे थे जहाँ पे ये दिखाया जाते थे कि जो इंडियंस है, जो एजुकेटेड इंडियंस है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं वेस्टर्न क्लोथ की तरफ, वेस्टर्न टेस्ट की तरफ. मतलब जैसा वेस्टर्न लोग करना चाहते हैं वो वैसा ही करना चाहते हैं. वाइल अदर्स एक्सप्रेस द फियर ऑफ सोशल चेंज. कुछ जो है ये एक्सप्रेस करते थे कि उन्हें डर लगता है कि ये जो सोशल चेंज है इससे उन्हें डर लगता है. देयर वर इम्पीरियल कैरिकेचर्स लैम्पनिंग nationalist as well as nationalist cartoons criticizing imperial rule. और कुछ जो है कुछ imperial caricatures भी होते थे कि वो imperial rule को जो है वो ब्रिटिश रूल को जो है वो क्रिटिसाइज करते थे. women and print. तो अब women और print का किस तरीके से रोल हुआ ये हम देखेंगे. Lives and feelings of women began to be written in particularly vivid and intense ways. तो बहुत अलग अलग तरीके से क्या होता था, जो लाइव्स होती थी, फीलिंग्स होती थी women की, वो लिखने लग गए थे. Women's reading therefore increased enormously in middle class homes. मिडिल क्लास होम्स के अंदर women's की रीडिंग्स जो है वो बढ़ने लग गई थी. लिबरल husbands and fathers. ऐसे husbands और ऐसे fathers जो लिबरल होते थे began educated their women folk at home. वो अपनी women को, अपने घर की, अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को जो है घर में ही पढ़ाने लग गए थे और कुछ तो स्कूल भी भेज दिया करते थे. when women school were set up in cities and towns after the mid 19th century. जब mid 19th centuries के बाद cities में, towns के अंदर women school setup हुए तो इन्होंने तो स्कूल भी भेज दिया. many journal began carrying writings by women. काफ़ी सारे जर्नल्स जो थे
वो ऐसी राइटिंग्स कैरी करा करते थे जो किसी वुमेन ने लिखी हो एंड एक्सप्लेन वाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड। और कुछ ऐसी बुक्स भी होती थी जिसमें जिनका मोटिव भी यही होता था कि वाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड, कि वुमेन को एजुकेट हमें करना चाहिए। और उसमें वो रीजंस बताते थे कि वुमेन एजुकेशन इज ऑल्सो नेसेसरी। दे ऑल्सो कैरिड अ सिलेबस एंड अटैच्ड सूटेबल राइटिंग मैटर दैट कुड बी यूज्ड फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग। और कुछ तो ऐसे भी होते थे जिसमें वो पूरा बताते थे कि कैसे अगर आप चाहते हो कि आप घर में ही पढ़ाओ विमेन को, तो आप कैसे कैसे पढ़ा सकते हो। तो वो सारा सिलेबस वगैरह ये सब कुछ भी होता था, राइट। बट नॉट ऑल फैमिलीज़ वर लिबरल। सारी फैमिलीज जो थी वो लिबरल नहीं थी। कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज थे, वो ये बिलीव करते थे, उनका ये मानना था दैट अ लिटरेट गर्ल वुड बी अ widowed and Muslims feared that educated women would be corrupted by reading उर्दू रोमांस। तो यहाँ पे वो ये कहते थे, कुछ हिंदू कंजर्वेटिव्स ये मानते थे कि अगर हम एक लड़की को पढ़ा देंगे तो वो विधवा रहेगी। और अगर एक मुस्लिम्स जो है उन्हें ये इस बात का डर लगता था कि अगर एक पढ़ी लिखी वुमेन, अगर एक औरत जो है उसे पढ़ना लिखना आ जाएगा और वो किताबें पढ़ते और वो उर्दू रोमांसेस पढ़ते तो वो करप्ट हो जाएगी। मतलब बहुत इलॉजिकल सी ये चीज़ है, बट उन्होंने उस चीज़ को सोचा था। समटाइम्स रिबेल वुमेन डिफाइड सच प्रोहिबिशन। और कभी कभार कुछ वुमेन्स जो है वो इस चीज़ को रिबेल करती थी कि ये प्रोहिबिशन जो है वो नहीं होना चाहिए। वी नो द स्टोरी ऑफ अ गर्ल इन अ conservative Muslim family of North India who secretly learned to read and write in Urdu। तो हम जानते हैं कहानी एक ऐसी लड़की थी जो एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली की थी, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में सीक्रेटली जो है चुपके छुपाते उन्होंने रीड और राइट जो है वो सीखा था उर्दू लैंग्वेज में। हर फैमिली वांटेड हर टू रीड ओनली द अरबिक कुरान। उनकी फैमिली सिर्फ ये चाहती थी कि वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अरबिक कुरान पढ़ें, जो उन्हें समझ में नहीं आती थी। सो शी इंसिस्टेड ऑन लर्निंग टू रीड लैंग्वेज दैट वॉज हर ओन। तो इसलिए वो ये चाहती थी कि ऐसी लैंग्वेज को वो सीखें जो वो पढ़ना चाहती हैं। इन ईस्ट बंगाल में इन द अर्ली 19th century, राज सुंदरी देवी, अ यंग married girl in very orthodox household learned to read in the secrecy of her kitchen। राज सुंदरी देवी जो है ये एक यंग मैरिड गर्ल थी, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली में, और इन्होंने किचन में रह के सीक्रेटली पढ़ाई करी थी। ये नाम इम्पॉर्टेंट है। लेटर शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी। और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अमर जुबान, ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है इनकी बुक का, जो 1876 में इन्होंने पब्लिश करी थी। जो ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, इट वॉज फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन दी बंगाली लैंग्वेज। तो ये उन्होंने बंगाली लैंग्वेज के अंदर पब्लिश की थी। सिंस सोशल रिफॉर्म्स एंड नॉवेल्स हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन वुमेन्स लाइव्स एंड इमोशंस, देयर वॉज ऑल्सो एन इंटरेस्ट इन वॉट वुमेन वुड हैव टू से इन देयर ओन लाइफ। तो क्योंकि सोशल रिफॉर्मर्स थे, काफ़ी सारी नॉवेल्स ऐसी थी जो ये बताती थी कि वुमेन्स का क्या क्या इंटरेस्ट है, वुमेन्स की लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वुमेन्स जो है उसमें अपनी खुद के बारे में भी लिखा करती थी। फ्रॉम 1860s में अ फ्यू बंगाली वुमेन लाइक कैलाश बाशिनी देवी रोट बुक्स हाईलाइटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन। जो कैलाश बाशिनी देवी थी, इन्होंने अब एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने एक्सपीरियंस बताया था वुमेन का। दिस नेम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हाउ वुमेन वर इम्प्रिजन्ड एट होम। कैसे औरतों को जो है घर में रखा जाता है और एक तरह से वो जेल के अंदर रह रही होती है। कैप्टन इग्नोरेंस, उन्हें इग्नोर किया जाता है। फोर्स्ड टू डू हार्ड डोमेस्टिक लेबर, उन्हें फोर्स किया जाता है कि उन्हें घर के काम जो है वो करने हैं। एंड ट्रीटेड अनजस्टली बाय वेरी पीपल दे सर्व। और जिन पीपल को वो सर्व करती है, जिनके लिए सारे काम करती हैं, वो ही उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते थे। इन द 1880s द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, ताराबाई शिंदे, अगेन इम्पॉर्टेंट नेम, पंडित रामाबाई wrote with passionate anger about the miserable lives of the upper caste Hindu women, especially widows। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विडोज़ की जो मिजरेबल लाइफ होती है उसके बारे में लिखा था ताराबाई शिंदे ने और पंडित रामाबाई में, और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा थी इस बात से। अ वुमेन इन अ तमिल नॉवल एक्सप्रेस्ड व्हाट रीडिंग मेंट टू वुमेन हु वर सो ग्रेटली कन्फाइंड बाय सोशल रेगुलेशंस। तो वो एक वुमेन ने तमिल नॉवल लिखी थी, उन्होंने अपनी रीडिंग में ये बताया था कि कैसे क्या वुमेन जो है उन्हें सोशल रेगुलेशंस की वजह से वो कितनी ज़्यादा उन्हें
चीज़ें सहनी पड़ती है सोसाइटी की वजह से। फॉर वेरियस रीजन्स माई वर्ल्ड इज़ स्मॉल, वो कहती है कि बहुत सारी वजहें ऐसी हैं जिससे कि मेरी ज़िंदगी जो है, मेरी जो दुनिया है वो बहुत छोटी है। मोर देन हाफ माई लाइफ हैप्पीनेस हैज़ कम फ्रॉम बुक्स, और मेरी ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं वो किताबों से ही आई हैं। वो ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल होती है कि वो ये दिखाती है, वो ये कहना चाहती है कि कैसे किताबें पढ़ने से उन्हें कितना अच्छा फील होता है और उन्हें खुशी मिलती है किताबें पढ़ के, लोगों की कहानियाँ जान के, लोगों की ओपिनियन जान के। वाइल उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट हैड डेवलप्ड इन अर्ली, हिंदी प्रिंटिंग बिगैन सीरियसली ओनली फ्रॉम 1870s। तो पहले तो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में प्रिंटिंग होती थी, फिर प्रिंटिंग जो है 1870 से हिंदी में होने लग गई थी। सून लार्ज सेगमेंट ऑफ इट वॉज डिवोटेड टू द एजुकेशन ऑफ वुमेन। एजुकेशन ऑफ वुमेन पे जो है काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट जो है वो डिवोट होने लग गया था। अर्ली 20th सेंचुरीज में जर्नल्स, राइटिंग्स जो है कुछ ऐसी भी होती थी जो वुमेन्स जो है वो एडिट किया करती थी, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती थी। दे डिस्कस्ड इशूज़ जैसे कि विमेन एजुकेशन, विडोहुड, विडो री मैरिज एंड द नेशनल मूवमेंट। तो कुछ वुमेन्स जो है जो पढ़ी लिखी थी वो खुद लिखने लग गई थी और वो इन सारे टॉपिक्स पे लिखा करती थी। सम ऑफ देम ऑफर्ड हाउस होल्ड एंड फैशन लेसन्स टू वुमेन एंड बॉट एंटरटेनमेंट थ्रू शॉर्ट स्टोरीज एंड सीरियलाइज नॉवेल्स। तो उन्होंने कुछ स्टोरीज जो है एंटरटेनमेंट के लिए जो है वुमेन्स को वो सारी चीज़ें जो है ऐसी स्टोरीज लिखने लग गई थी जो उनको एंटरटेन करें। इन पंजाब टू, पंजाब के अंदर भी सिमिलर फोक लिटरेचर वॉज वाइडली प्रिंटेड फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी में भी पंजाब के अंदर जो है ऐसे ही फोक टेल्स, फोक लिटरेचर जो है वो लिखा जाने लग गया था। राम चड्डा, इंपॉर्टेंट नेम, पब्लिशिंग द फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार, इंपॉर्टेंट टू टीच वुमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ। तो राम चड्डा जो है इन्होंने पब्लिश की थी स्त्री धर्म विचार, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि कैसे एक वुमेन को जो है ओबीडियंट वाइफ होना चाहिए। द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश चीप बुकलेट्स। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी जो है इन्होंने चीप बुकलेट्स जो है वो पब्लिश की थी और उनका मैसेज भी कुछ ऐसा सा ही था। मैनी ऑफ दीज वर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, काफ़ी जो है वो डायलॉग्स के फॉर्म में होते थे अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ गुड वुमेन। वो ये बताती थी कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छी वुमेन की। इन बंगाल एन एंटायर एरिया इन सेंट्रल कैलकटा द बटाला वॉज डिवोटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स। तो कैलकटा के अंदर बटाला रीजन जो था यहाँ पे जो है ये पॉपुलर इस चीज़ के लिए होता था बिकॉज ऑफ द प्रिंटेड बुक्स। ठीक है, प्रिंटिंग होती थी पॉपुलर बुक्स की। हेयर यू कुड बाय, चीप एडिशन आप बाय कर सकते हो, स्क्रिप्चर्स के आप एडिशन बाय कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो खरीद सकते हो। बाय द लेट 19th सेंचुरी जो बुक्स हैं वो प्रोफ्यूसली इलस्ट्रेटेड होती थी, वुड कट, कलर्ड लिथोग्राफ्स। तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे जो है इलस्ट्रेशंस भी बुक के अंदर आने लग गई थी। पेडलर्स टुक द बटाला पब्लिकेशन टू होम्स इनेबलिंग वुमेन टू रीड इन देयर लेजर टाइम्स। तो वो चाहते थे, जो पेडलर्स होते थे कुछ बटाला के अंदर, वो क्या करते थे ऐसी पब्लिकेशंस को घर घर लेके, गली गली लेके जाया करते थे और वुमेन्स जो है वहाँ से खरीद के जो है पढ़ा करती थी अपनी लेजर टाइम के अंदर उन बुक्स को। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रिंट कल्चर जो चैप्टर है ना, इसमें आपकी इमेजेस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये इमेज भी पता होनी चाहिए कि घोर कली जो है यहाँ पे ये दिखाया गया है। देखो, ही इज़ क्रूअल टूवर्ड्स हिज मदर एंड ड्रैगिंग हर लाइक एन एनिमल बाय द नोज। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंसान है ये इतना क्रूअल है और ये इसकी मदर है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्रूअल है अपनी मदर के टूवर्ड्स। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई गई है कि घोर कली, कि कलयुग जो है वो आने वाला है। फिर इसमें यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि जो हस्बैंड है वो तो यहाँ पे गिटार वगैरह कर रहा है और यहाँ पे जो वाइफ है वो हुक्का पी रही है। तो मतलब जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो ये दिखा रहे हैं कि कैसे घोर कलयुग है। एंड मेल्स आर बीइंग, आदमी जो है वो हो सकता है अच्छे हो जाए और औरतें जो है वो मतलब नशीली चीज़ें कर रही है तो वो अच्छा नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ राइटर्स ने जो है वो पेंट की थी। प्रिंट एंड पुअर पीपल। अब प्रिंट और गरीब लोग, very cheap small books were brought to markets in 19th century. Madras towns and sold at crossroads, allowing poor people traveling markets to buy them. तो बहुत ज़्यादा सस्ती किताबें हो गई थी और मार्केट में बिकने लग गई थी तो लोग जो है खरीदते थे किताबों को। पब्लिक लाइब्रेरी सेट हो गई थी अर्ली 20th सेंचुरीज में ताकि लोग जो है उनको किताबों की एक्सेस हो। लाइब्रेरीज जो है सिटीज़ और टाउन्स में होती थी और कभी कभार तो प्रॉस्परस, यानी कि ऐसे विलेजेस जो थोड़े अच्छे होते थे, प्रॉस्पेरस होते थे, वहाँ भी लाइब्रेरीज होती थी। रिच लोकल पैट्रन्स जो है वो लोग सेटअप करते थे, वो लाइब्रेरी सेटअप भी किया करते थे। 19th सेंचुरी में जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है, ऐसे इशू पर भी काफ़ी सारे लोग जो है वो प्रिंट लिखने लग गए थे, ऐसी चीज़ों पर भी प्रिंटिंग होने लग गई थी जैसे कि ज्योतिबा फूले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नेम है। ये मराठा
of low caste protest movement wrote about the injustice of caste in his गुलामगिरी, ठीक है, 1871 इन्होंने लिखा था। बुक का नाम इम्पॉर्टेंट है। बी आर अम्बेडकर इन महाराष्ट्र इम्पॉर्टेंट। ई वी रामास्वामी नायकर इन मद्रास बेटर नोन एज परियार रोड powerfully on caste and their writings were read by people all over the India. Local protest movement and sects also created a lot of popular journals and tracts criticizing ancient scriptures in envisioning a new and just future. तो वो ये दिखाते हैं, वो ये सब कुछ लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है लो कास्ट के लोगों को सफ़र करनी पड़ती है और कैसे इन सारी चीज़ों को हमें चेंज करना चाहिए। इस बारे में भी वो प्रिंट जो है किया करते थे, लिखा करते थे और प्रिंट करके बेचा कर आगे लोगों को सर्कुलेट करते थे। वर्कर्स जो फैक्ट्रीज़ के अंदर होते थे वो कभी कभार बहुत ज़्यादा काम करते थे कि वो एजुकेशन करने का भी उनके पास टाइम नहीं होता था, एंड लैक द एजुकेशन टू राइट अबाउट देयर एक्सपीरियंस, कि वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी नहीं लिख सकते थे। बट काशी बाबा जो है इम्पॉर्टेंट नेम है, जो कि कानपुर के एक मिल वर्कर थे। इन्होंने छोटे और बड़े के सवाल 1938 में लिखे थे। बुक का नाम इम्पॉर्टेंट है, जो इसमें इन्होंने ये बताया था कि कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन का क्या क्या कनेक्शन है। इन्होंने काफ़ी सारी जो पोम्स थी कानपुर मिल वर्कर्स की, जो सुदर्शन चक्र में इन्होंने लिखी थी, who were brought together and published in a collection called सच्ची कविताएं। तो उन्होंने सच्ची कविताएं में भी मिल वर्कर्स जो थे उनकी कहानियों के बारे में लिखा था, उनकी पोम्स के बारे में लिखा था कि कैसे कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनसे कितना काम करवाया जाता है। बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स, जो बैंगलोर के कॉटन और जो मिल वर्कर्स थे, उन्होंने सेटअप की थी लाइब्रेरीज ताकि वो अपने आप को एजुकेट करें, फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ बॉम्बे वर्कर्स, और ऐसे ही जैसे बॉम्बे वर्कर्स ने किया था। 30 वर्ष स्पॉन्सर्ड बाय सोशल रिफॉर्मर्स जो चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर चेंज आ जाए, हु ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेसिव ड्रिंकिंग अमंग देम टू ब्रिंग लिटरेसी। तो वो चाहते थे कि ड्रिंकिंग ना करे लोग और लिटरेसी जो है वो बढ़े, एंड समटाइम्स टू प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म, और कभी कभार वो चाहते थे कि जो नेशनलिज्म है उसका मैसेज जो है वो आगे जाए, इसके लिए भी वो ये सब कुछ चाहते थे। देन वी कम टू प्रिंट एंड सेंसरशिप। प्रिंट जो है वो क्या है, सेंसरशिप क्या है, तो अब हम ये देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, दैट इज प्रिंट एंड सेंसरशिप। लेट मी सिलेक्ट अ ब्यूटिफुल कलर, ये ठीक है। तो प्रिंट एंड सेंसरशिप बिफोर 1798 से पहले जो कॉलोनियल स्टेट थी अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थी सेंसरशिप को लेकर। स्ट्रेंजली इट्स अर्लियर मेजर्स टू कंट्रोल प्रिंट्स वर डायरेक्टेड अगेंस्ट इंग्लिश मैन इन इंडिया, और जो सबसे पहला अटेम्प्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी का सेंसरशिप लगाने का, वो खुद के ही इंग्लिश मैन के अगेंस्ट था इंडिया के अंदर, हु वर क्रिटिकल कंपनी मिस रूल एंड हु हेटेड द एक्शन ऑफ पर्टिकुलर कंपनी ऑफिसर्स, और वो जो है वो जिस भी हेट करता था एक्शन किसी कंपनी ऑफिसर के, वो उसी की गॉसिप के बारे में लिख दिया करता था। कौन था वो? हिक्की था। द कंपनी वॉज वरीड दैट सच क्रिटिसिजम्स माइट बी यूज्ड टू क्रिटिक्स इन इंग्लैंड एंड टू अटैक द ट्रेड एंड मोनोपोली इन इंडिया। तो उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में इन्हें दिक्कत हो जाएगी, अगर ऐसे ही चलता रहा लोग तो खिलाफ हो जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने सेंसरशिप लगानी स्टार्ट कर दी कि प्रिंट जो है उस पर कंट्रोल होना चाहिए, कुछ भी नहीं छपना चाहिए। 1820s तक जो कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट था उसने पास किया था कि रेगुलेशन होनी चाहिए, कंट्रोल प्रेस फ्रीडम, मतलब प्रेस की फ्रीडम पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। कंपनी बिगान इनकरेजिंग पब्लिशिंग ऑफ न्यूज़पेपर दैट वुड सेलिब्रेट British rule. In 1835, faced with urgent petitions by editors of English and vernacular newspapers, Governor General Bankett agreed to revise press laws. Thomas Macaulay, a liberal colonial formulated new rules that restored the earlier freedoms. तो क्या हुआ यहाँ पे, जो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दिए जाते हैं कि आप कुछ भी नहीं छाप सकते हो, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं चीज़ें कर सकते हो। तो इसलिए इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी कि हम मतलब अब भाई हम कुछ हमारे ओपिनियंस हम क्या ये भी नहीं कह सकते, तो इसलिए लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, जब 1857 का रिवोल्ट होता है, द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज। जो एटीट्यूड होता है, जो फ्रीडम प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए, उसका एटीट्यूड जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। Enraged Englishmen demanded a clamp down on the native press. जो इंग्लिशमैन थे वो खुद डिमांड करते थे कि नेटिव प्रेस जो है उस पर थोड़ा क्लैम्प डाउन होना चाहिए। जो वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर है वो असर्टिवली नेशनलिस्ट थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगैन
तो कॉलोनियल गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। इन 1878 द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये पास होता है। मॉडलिश ऑन द आयरिश प्रेस लॉज, इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विथ एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट्स। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो सेंसर कर सकती है। गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो कोई भी रिपोर्ट को सेंसर कर सकती है और एडिटोरियल्स को कर सकती है वर्नाक्यूलर प्रेस से। फ्रॉम नाउ द गवर्नमेंट ऑन केप्ट रेगुलर ट्रैक ऑफ द वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन डिफरेंट प्रोविंसेस। कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो अब ट्रैक रखेगी कि सारे जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं उनके ऊपर कि क्या क्या पब्लिश हो रहा है। व्हेन अ रिपोर्ट वाज जस्ट एज सेडिटिशियस द न्यूज़पेपर वॉज वॉन्ड। और अगर कोई भी रिपोर्ट ऐसी लगती थी गवर्नमेंट को कि ये सेडिटिशियस है, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ है, मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ है, यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, तो वो न्यूज़पेपर को वार्निंग देती थी उस न्यूज़पेपर को। एंड इफ़ वार्निंग इग्नोर, और अगर वार्निंग इग्नोर कर दी जाती थी, द प्रेस वॉज लायबल टू सीज्ड एंड द प्रिंटिंग मशीनरी कॉन्फिस्केटेड। तो वो क्या करते थे, वो उसको बंद ही कर देते थे कि अब तुम ये कर ही नहीं सकते हो। डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर्स नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स ग्रू इन नंबर इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन सारी चीज़ों के बाद भी जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे वो इंडिया में ग्रो करते थे, मतलब लोगों ने तब भी लिखना नहीं छोड़ा। दे रिपोर्टेड ऑन कॉलोनियल मिसरूल, वो कॉलोनियल मिसरूल के खिलाफ तब भी बोलते थे, तब भी छापते थे। एंड इनकरेज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़, और लोगों के मन में नेशनलिज्म जगाने के लिए, नेशनलिस्ट एक्टिविटी के लिए वो ये सारी चीज़ें करते रहते थे। अटेम्प्ट्स टू थ्रॉटल नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म प्रोवोक्ड मिलिटेंट प्रोटेस्ट। काफ़ी सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया था कि नेशनलिज्म क्रिटिसिज्म को जो है वो प्रोवोक करे, मतलब नहीं, गवर्नमेंट चाहती थी कि नहीं कर पाए, पर फिर भी ये चीज़ें होती रही। दिस इन टर्न लेड टू रिन्यूड साइकिल ऑफ परसिक्यूशन एंड प्रोटेस्ट। क्योंकि लोग नहीं रुके, जिन्होंने लिखना था कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ, जिन्हें देश को आज़ादी दिलवानी थी, लोगों को बताना था कि वी आर वन नेशन, वी आर इंडियंस, तो उन्हें लिखना था तो लिखना ही था। और ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया, परसिक्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। व्हेन पंजाब रेवोल्यूशनरीज वर डिपोर्टेड इन 1907, बाल गंगाधर तिलक रोट विद ग्रेट सिंपैथी अबाउट दिस इन हिज न्यूज़पेपर केसरी। तो जब पंजाब रेवोल्यूशनरीज ने कुछ लिखा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया। और जब बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है इसके बारे में सिंपैथी जाहिर करी अपने न्यूज़पेपर केसरी के अंदर, दिस लेड टू हिज इम्प्रिजनमेंट, और उन्हें जेल भिजवा दिया गया 1908 के अंदर, प्रोवोकिंग इन टर्न वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर द इंडिया, जिसकी वजह से पूरे इंडिया के अंदर जो है वाइड प्रोटेस्ट हुए। एंड स्टिल ब्रिटिशर्स की इतनी सारी कोशिशें करने के बाद भी वी ऑल आर इंडिपेंडेंट एंड इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस। ठीक है, एंड ऑन दिस हैप्पी नोट we have finished our chapter, that is print culture and the modern world. ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स जो कि है आपके, है ना। प्रिंट कल्चर हमने ख़त्म कर दिया है, हमने सारी आठों की आठों यूनिट पढ़ ली हैं, है ना। विद दिस आई एम एंडिंग विद दिस वीडियो। ओके, thank you so much for watching till the end, and bye. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section.